बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, सियासी मंजर ये है कि BNP तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से रूठ चुकी है। उनको मनाने के लिए इस वक्त उनसे रवाबित भी जारी हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के उनसे रवाबित जारी हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने भी उनसे राबते किए हैं। उनके साथ साथ BAP से भी राब्ते हुए हैं और दीगर इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते चल रहे हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके। अगर नंबर गेम की बात करें, कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत 172 अरकान की चाहिए और अगर ये BNP के 5 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदा हो भी जाते हैं तो 180 की तादाद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इसके साथ साथ BAP के भी 5 अरकान हैं, काफ लीग के भी 5 अरकान हैं, MQM के 7 अरकान हैं। ये वो बड़े इत्तेहादी हैं जो इनके साथ मिले हैं, वो बाकी किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अपोजिशन जमातों के भी कुछ अरकान जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने हुकूमती अरकान से राब्ते किए हैं, यानी नंबर गेम दोनों तरफ से पूरी करने की कोशिशें जारी हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, बज़ाहिर तो राब्ते अपोजिशन की तरफ से जारी थे इन जमातों के साथ, BNP के साथ और BAP के साथ, लेकिन अब तो अपोजिशन अरकान के अपने जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने हुकूमती जमात से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये तो जैसे को तैसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यासिर, इसी तरह देखें, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि अपोजिशन की तमाम चालें, अपोजिशन की तमाम कोशिशें, अपोजिशन के तमाम हरबे जो हैं नाकाम हो जाएंगी। और मैं आपको आज हम अपने प्रोग्राम में ये भी चीज़ ब्रेक कर दें कि बाकायदा मेंगल साहब के साथ मामला तय हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अख्तर मेंगल साहब के साथ मामला तय हो चुके हैं। कुछ देर वो अपनी इज़्ज़त को रखने के लिए या कह दें सियासी अपनी हिकमत अमली के तहत कुछ अर्सा वो ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल कन्फर्म ख़बर है कि उन्होंने वाज़े तौर पर एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत को ये कह दिया है कि हम किसी सूरत में भी आपके मुखालिफ नहीं जाएंगे। सही, मैं फिर कह रहा हूँ, अख्तर मेंगल से हुकूमत के मामला तय हो चुके हैं और वज़ीर आज़म का इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। वज़ीर आज़म ने और कुछ वज़रा ने इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। अब बाकी बात करते हैं कि जब वफाक के अंदर चूँकि बड़े दावे किए जा रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप बन गया। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो कुछ अरकान असम्बली नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि हुकूमत में रहने वाले अरकान असम्बली में से कोई एक शख्स भी जो है वो हुकूमत को छोड़ के जाए। इन हालात में छोड़ के जाया नहीं जाता। अगले आने वाले दिनों में जब आपने अपने हलके में जाना होता है तो हलके के अवाम का पहला सवाल तरक्याती काम होते हैं। हलके के अवाम के पहले सवाल उनके तकर्रर तबादले होते हैं। हलके के लोगों के पहला सवाल जो होता है कि भाई आपने 2 साल में हमारे लिए क्या किया, अगले आने वाले इलेक्शन तक क्या करेंगे। तो इसलिए हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में जाना बहुत कम चांस होते हैं, जबकि अपोजिशन से हुकूमत में आना, हुकूमती बेंचों के साथ राब्ते रखने, अपने लिए फ़ंड लेना, अपने लिए फ़ंड लेकर तरक्याती काम करवाने और आने वाले इलेक्शन के लिए अपनी को यकीन दहानी कराना, ये आसान होता है। देखिए, आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान असम्बली जब मिले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले, वज़ीर आला पंजाब से मिले, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमने अपने हलकों के तरक्याती काम नहीं करवाने, हमने अपने हलकों के लोगों को जवाब नहीं देना। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अगर अपोजिशन स्कोरिंग करती है, अपोजिशन अगर आती है स्कोर पूरा करने के लिए, तो अपोजिशन जो है उन्हें कम अज़ कम 45 अरकान को तोड़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 45, इसलिए कि अपोजिशन के अपने अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके बन चुका है। दूसरी बात ये होती है कि आप जहन में रखें 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम और उसके बाद दीगर तरमीम जो है, उसके बाद कुछ ऐसे आर्डीनेंस आ चुके हैं कि जिनमें सूबों को भी अपने हिस्से का बहुत कुछ चाहिए और वो वफाक से मिलना है। कुछ वफाक दे भी चुका है, कुछ वफाक से हमदर्दियाँ भी हैं। फिर उसके बाद जो आप अपनी वफादारी तब्दील करते हैं उसके लिए आपको एक तादाद चाहिए होती है। ये तो हो सकता है कि आप किसी बिल की हमायत में ना आए। अब मेरे पास इतला यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद जो हुकूमत के साथ राब्तों में है। इसकी तस्दीक हुकूमती तर्जमान कर सकते हैं, हुकूमती शख्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मुसद्दक़ा इतला है कि अपोजिशन पूरा जोर भी लगा ले तो स्कोर पूरे नहीं होते और हुकूमत तो अदम एतमाद नहीं लाती। लेकिन हुकूमत जिस दिन फैसला करेगी एतमाद का वोट लेने का,
उस दिन वो इत्मीनान का वोट भी ले सकते हैं। राणा साहब साथ ही रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, जमहूरी हुस्न है अपना एतराज़ उठाना, अपना गिला रिकॉर्ड करवाना, मेंगल साहब ने करवाया। हो भी सकता है कि उनके साथ राब्तों की सूरत में नताइज मस्बत निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन फ़र्ज़ कर लिया जाए अगर नताइज मस्बत नहीं निकलते तो क्या नंबर गेम पूरी करने के लिए अपोजिशन अराकीन कुछ राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, राना अजीम साहब ने आपके सामने बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का एनालिसिस कर दिया है और मेरा ख्याल है कि उसमें वो सारे एस्पेक्ट्स जो है ना वो क्लियर कर दिए हैं कि जो आप मेरे से मुतवक्किल करते थे कि मैं आपके सामने मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं कि जिस तरह के ऊपर इस वक्त सारे काम कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह 2023 नवंबर तक इसी तनख्वाह के ऊपर जो है ना सारे काम इसी तनख्वाह के ऊपर। मैंने जाना ये जो 2 फिक्रे के हैं ना, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। बाकी जहाँ तक बात है कि अपोजिशन की, मैंने कई दफ़ा और आपके प्रोग्राम के अंदर भी मैं 2-3 दफ़ा जाना ये डिस्क्लोज कर चुका हूँ, कम अज़ कम 50 अराकीन सूबे के अंदर और 50 अराकीन मरकज़ के अंदर 50 तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन हद तक है, लेकिन पंजाब के अंदर 50 के करीब अराकीन हैं जो नून लीग की क़यादत से मुतनफ़र है। मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ मुतनफ़र। वो नवाज शरीफ साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, हमजा शहबाज साहब से भी, बेगम सफदर अवान पैदा से भी, उनके एटीट्यूड, उनकी नेगेटिविटी, उनका एरोगेंट किस्म का जनाब लबो लहजा, तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी और तर्ज जनाब क़यादत, उसके ऊपर ये सारे मुतनफ़र हैं। फिर नवाज शरीफ साहब और जिस तरीके से मामलात जनाब हैंडल करके यहाँ से गए हैं, अब वो सारे के सारे मुतनफ़र हो गए हैं। और फिर पिछले 2 सालों में इलेक्शन के बाद इनके जो हर महीने नए स्कैंडल, नए रेफरेंसेस, नए ब्लंडर्स, नई करप्शन की कहानियां और प्रूफ्स आती हैं ना जब नैब के अंदर, तो इन सारों ने अपने जनाब उंगलियां जनाब अपने दांतों पे रखी हुई हैं और हैरान और परेशान जना इनके MNA MP हैं कि इतनी लूट मार जो है ये हमारी क़यादत करती रही है और अब वो कम अज़ कम इनके झांसे में आने वाले नहीं है। तो मैं बड़ा सिंपल सी बात करूँगा, अगर तो हमारा मजाज होता है जितना नून लीग का है, जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और खरीदने की सियासत, ये सारी इस पाकिस्तान के अंदर जनाब अगर हमारा मजाज यही होता हमारी क्या, तो इस वक्त तक मरकज और सूबे दोनों में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका होता। लेकिन हमारा मजाज और हमारी तबीयत ये नहीं है, तो इस वजह से बजट बड़े इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मरकज का भी पास होगा, सूबे का भी पास होगा। बाकी आखिरी चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि जब भी बजट आता है ना, तो आपकी 2/3 अक्सरियत वाली भी अगर पार्टी होती है ना, तो उसके कोई ना कोई MPAs MNAs हल्की फुल्की ठक ठुक जो ना हल्की फुल्की मौसीकी चलाते हैं जना अपने गिले शिकवों की। एक नेचुरल सी बात है। हाँ, अच्छा चौहान साहब, एक ये तो बताइएगा कि पंजाब में 2 ऑडियो बड़ी मारूफ हो रही हैं, बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहोगे? कौन सी सारा सर, कौन सी वाली ऑडियो जरा? एक उस्मा कारदार की और एक वो डेरा गाजी खान से एक रुकने असम्बली है दाऊद। देखिए जी, डेरा गाजी खान के जो रुकने असम्बली है मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन वो मैंने ये किया कि वो मजाजन ही जना हबीब जालद के जना मुझे कोई मजाजन ही वो कोई बागी है, उनके लबो लहजे से कुछ ऐसा महसूस होता है। लेकिन इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी है, मुलाकात तो नहीं है, अच्छे शरीफ आदमी है, इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, हमारा जो CM है ना, हमारे CM गुलजार साहब की एक खूबी है कि जैसे ही कोई उनसे मिलता है ना, वो फौरन उनका जनाब सारी खामियां शामियां जना जितनी कोई उनकी इख्तलाफ होते हैं, जितनी कोई उनकी नाराजगियां होती हैं, सारी दूर हो जाती हैं। मतलब नफीस आदमी, शरीफ आदमी है, हसमुख आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा दाऊद साहब भी जब जाके मिलेंगे उस्मान बुज़दार साहब को, तो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। बाकी गिले शिकवे आप माशाल्लाह बड़े पुराने सीजन किस्म के जनरेशन है, आपको पता है कि हर MNA MPA के जिसको प्रॉपर तरीके से खुदा न खास्ता कमिश्नर DC या कोई इंतजामिया पुलिस या CPO RPO अगर ना ट्रीट करे 2-4-6 दफा, तो वो गम और गुस्सा एक उनके अंदर पाई जाता है। तो वो फिर गम और गुस्सा उन्होंने कहाँ पे निकालना होता है, अपनी लीडरशिप पे निकालना होता है। तो ये एक नेचुरल सी चीजें होती है, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है जिसको बाज़ TV चैनल ने इस तरह बना दिया जैसे कि पता नहीं क्या इनकलाब आने लगे, कौन सी तब्दीली आने लगी है जरा। चौहान साहब, उस्मा कारदार के हवाले से क्या कहेंगे? छोड़े, इस टॉपिक पे क्या बात करनी है ना।
चौहान साहब आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, ये वो सवाल थे जो अख्तर मेंगल साहब ने कहे। अब वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत भी कर दी है कि जिन मुतालबात पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, उसकी वजूहात क्या हैं वो उनसे शेयर की जाएं, मामला तय पा जाएंगे। लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी यही बात करते हैं। उनका ये कहना है कि कोरोना को तो आए 3 माह हुए, लेकिन पिछले 9 माह में आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 माह के अंदर ऐसी क्या खराबी पेश आई कि 229 अरब रुपया विफाक से सिंध को कम दिया जा रहा है। हम इसे डाका ना कहें तो और क्या कहें? अच्छा, एक चीज आप बड़ी तसल्ली से दोस्तों में सुनिएगा। कोरोना से पहले अल्लाह पाक के करम से पहला 1.5-1.25 साल बड़ा टफ था, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन फिर सारी दुनिया ने ये देखना शुरू किया और आपके जर्नलिस्ट ने भी और मीडिया ने भी ये देखना शुरू किया कि पाकिस्तान को खुशखबरियां मिलना शुरू हुई। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का फेम बेहतर हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज फाइनेंशियली, सोशली और पॉलिटिकली बेहतर हुआ। पाकिस्तान का जनाब करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20-21 बिलियन डॉलर से आपका 3 बिलियन तक आया, वो आपका जनाब खत्म हुआ। पाकिस्तान के अंदर PIA प्रॉफिट के अंदर गई, ये आज से 1.5 महीने पहले की जनाब 2 महीने पहले की। पाकिस्तान के जनाब इंपोर्ट्स कम होना शुरू हुई, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई, इकोनॉमी ने टेक ऑफ करना शुरू किया। ये सारी दुनिया को पता है कि ये कोरोना वायरस से पहले इमरान खान साहब ने, फिर पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। पाकिस्तान ने पहले साल ही कम अज कम आपका जो है वो 10 बिलियन डॉलर वो वापस करना था। अगर आप 10 बिलियन डॉलर कर्जा ना वापस करते इंटरनेशनल मालियाती अदारों का, तो पाकिस्तान को दिवालिया करार दे देना था। हमने वो अदा किया। इनके हाथों की लगाई हुई है जो पाकिस्तान लूटवा रहा है, उसकी शहर जो बड़ी टाटा कर रही है इस वक्त इन सारे इश्यूज पे, और जिनकी इस चीजें चलाने के ऊपर आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है, इन्हीं की हाथों की लगाई हुई दांतों से खोली। अब सारी चीजें स्मूथ होना शुरू हुई। लेकिन अल्लाह पाक की तरह से हुआ, जैसे पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा कोरोना वायरस का, हमें भी कोरोना वायरस का सामना करना पड़ा। हमारी ट्रेजेडी ये थी कि मुल्क से हमारी ट्रेजेडी ये थी कि पिछले 40 साल अमूमन और खसूसन 2007 से लेकर 2018 तक की ये जो चमगादड़ें और झोंके थी, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की शक्ल में, ये जो चिमटी रही पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के खजाने का सारा खून चूस लिया। अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम एक तरक्की पजीर और गरीब मुल्क थे। हमने कोरोना वायरस का फिर भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में बड़ी जरूरतमंदी के साथ अभी तक जनाब मुकाबला भी किया, और इसमें जो रिलीफ पैकेज दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जबरदस्त और इतना बेहतरीन रिलीफ पैकेज कभी किसी जनाब हुकूमत ने और किसी हुकूमत ने नहीं दिया। हमने रिलीफ पैकेज भी दिया, हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी किए, हमने मईशत की बहाली के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन के एक टैक्स यूज करके हमने इंडिया की तरह और बहुत से ममालिक की तरह कोई लॉलेसनेस का माहौल नहीं क्रिएट होने दिया, सिविल नाफरमानी का माहौल नहीं क्रिएट होने दिया। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट है या रिपरकशंस है, अब वो ऑब्वियसली हमने फेस करने हैं। अब इससे कोई सियासत करे या कोई नंबर टांगने की कोशिश करे, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उसका वैल्यू क्या है और उसकी हैसियत क्या है। आज हमजा शहबाज ने बड़ी तकरीर की है धुआंधार आपकी असम्बली में, और बजट तकरीर पे बड़ा उन्होंने सारे इल्ज़ाम ही आप पे लगा दिए हुकूमत पे और इमरान खान साहब पे, उस पर क्या कहेंगे? मैं हमजा शहबाज को सिंपल ये कहूँगा कि ज़रा अपने अब्बा जी से जाके पूछो कि अब्बा जी आप हैं कायदे हस्ब इख्तिलाफ। कायदे हस्ब इख्तिलाफ होता है एक सरकारी ओहदा, और वज़ीर आज़म के बाद तमाम पार्लिमानी जमहूरियतों में कायदे हस्ब इख्तिलाफ दूसरे नंबर पर अहम ओहदा होता है। उसकी तनख्वाह होती है, उसके जनाब प्रिविलेजेस और पर्क्स होते हैं, उसको गाड़ी मिलती है, उसको घर मिलता है, उसको पेट्रोल मिलता है, उसको मुलाजमीन मिलते हैं, उसको अहलकार मिलते हैं। अब इनसे पूछो कि अपने अब्बा जी से पूछो कि अब्बा जी तुसी हो कायदे हस्ब इख्तिलाफ ते जनाब तुसी की कीता ये पिछले 3-4 महीने तुसी जनाब क्वारंटाइन करके बैठे रहे हो। जनाब आप अपने सामने पहला महीना लैपटॉप भी रखा, बावजूद इसके कि आपको लैपटॉप यूज करना ही नहीं आता था, आपको चलाना ही नहीं आता था, फिर भी ड्रामेबाजी आपने की। फिर जनाब आप 3 महीने क्वारंटाइन रहे और बुज़दिल होके आप छुप के रहे कि यार मैं कोरोना से मुझे डर लगता है, और ओपनली इतराफ करते रहे कि मुझे कोरोना से डर लगता है। हालांकि चौहान साहब 29 तारीख तक मजीद जमानत ले ली है अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से, और ये कहा है कि 25 तारीख तक डॉक्टर ने मुझे करंटीना में रहने के लिए कहा है, और अदालती मचलके पर भी साइन करने के लिए मैं आ जाता, लेकिन बेहतर है कि आप अदालती नुमाइंदा भेज दें ताकि मैं मचलकों पर साइन कर दूँ। अच्छा, इस पर मैं दिलचस्प बात बताऊँ, बड़ी दिलचस्प बात कर रहा हूँ। ये जब से लंदन से आए ना 1400 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा हुआ था, ठीक है जी। कितने दिन का? 1400 दिनों का, ठीक है ना। अब अल्लाह पाक की तरफ से सुन तसल्ली से सुन टोकी रहा, अल्लाह पाक की तरफ से हुआ कि इन्होंने कोरोना
कोविड पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया। अब जब 14 दिन पूरे होने हैं, कब पूरे होने हैं जी? 27 को होने हैं, 25 को 25 को जब 14 दिन पूरे हो गए तो फिर जनाबे वाला इनसे पूछो कि फिर अगला ड्रामा क्या करेंगे, अगला गलत बयानी क्या करेंगे, अगली चोर बाजारी क्या करेंगे, अगली धोखाधड़ी क्या करेंगे, अगली रियासत को, रियासती इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, एहतसाब करने वाले इदारों को कौन सा चक्कर देंगे? 25 के बाद तो जनाबे वाला आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि अल्लाह पाक हर हाल में इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। 25 के बाद तो क्वारंटाइन खत्म, फिर तो जनाब आपका वो जनाब बुजदिल बन के कमरे में छुप के बैठे थे वो तो खत्म। अब तो आप हो जाएंगे सेहतमंद, उसके बाद आप प्लाज्मा देने की पोजीशन में होंगे। फिर जनाब आप कोई चक्करबाजी नहीं करेंगे, आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि बीइंग अ कायदे हस्ब इख्तिलाफ और बीइंग अ हुक्मरान, साबका हुक्मरान जो खरबों डॉलर की लूटमार मेरे और आपके इस मुल्क के पैसों की बन जाएगा कि आप खैबर से लेके कराची तक, चित्राल से लेके ग्वादर तक आप एक एक डिस्ट्रिक्ट का करेंगे विजिट। वहां पे आप शाना बशाना 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ चढ़ोगे, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि आप एहतसाब करने वाले अदारों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, अदालतों में रेगुलर आएंगे, पेशियों में रेगुलर आएंगे, जो कुछ आपसे वो पूछेंगे वो बताएंगे। फिर आप कोरोना की आड़ में भाग नहीं सकेंगे। 25 के बाद इनकी असल कोकला छपाकी जो में रात आई है, जरा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है वाला माहौल बनेगा और ये बड़ा दिलचस्प माहौल होगा। इसमें ना कोई चक्करबाजी होगी, ना कोरोना का कोई डर, ना कोई कोरोना के कोई खौफ की कोई जनाब आपकी गलत बयानी होगी, ना कोई जनाब आप नैब को जनाब बेवकूफ बना सकेंगे, के सामने आप कोई झूठ सच किस्म का रख सकेंगे। तो मैं समझता हूँ चौहान साहब ये तो हो गया। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, पेट्रोल जिन कंपनियों ने पेट्रोल की किल्लत पैदा की किल्लत है उनके खिलाफ एक्शन का फैसला हुआ। कब तक एक्शन मुतवक्के देख रहे हैं? और इनमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जो आपको पता है जिनके बड़े नाम है और बड़े हुकूमती हल्कों और अपोजिशन हल्कों के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन ये चौहान साहब एक बात याद रखिएगा, ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात है। पहले ओगरा पे जिम्मेदारी आई, ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन पे डाल दी, पेट्रोलियम डिवीजन ने मार्केटिंग कंपनीज पे डाल दी है। बनेगा क्या ये पंजाब में? तो अब तक इसका बहरान जारी है। मुझे ना इस पे मैं ज़रा बदकिस्मती से मैं एक मिसाल दूंगा आप चैनल पे। वो एक इंडियन मूवी है ना, वो नाइट, एक हाँ जी, वो आपको याद है ना, उसमें वो जरा गलती से अनिल कपूर बन जाता है, गलती से जना वो माफिया होता है पॉलिटिशियन। उधर भी जना वो ऑल इंडिया लूटमार एसोसिएशन थी जना कि जो इक़्तिदार में थी, वो एक दिन के लिए शरीफ आदमी आ जाता है, उसको नाकाम बनाने के लिए सारे पॉलिटिशियन, सारे माफिया, सारे चोर लुटेरे नौसरबाज, सारे मगरमच्छ चंद्र इकट्ठे हो जाते हैं। हर घंटे बाद उसके लिए एक नया जनाब एक ड्रामा रचाते हैं। एग्जैक्टली इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और जनाब कल्चरल जितने माफियाज है ना, सारे इस कोशिश में है कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए, इसको कामयाब नहीं होने देना। तो ये सारी ड्रामेबाजियां वो है, ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, देखने वाली है। इमरान खान साहब की नीयत साफ है, वो एक काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत नीचे ले आए, लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी ऐसे रखी गरीब और मिडिल क्लास लोग जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। बाकी सारी मेहनत जो कर रहे हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। माफिया अपना काम कर रहा है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, तकरीबन 1.25 महीना रह गया ईद आने में, और एक माह पहले हमेशा पूरे पाकिस्तान के अंदर मवेशी मंडियां लगती हैं। सिंध ने तो मवेशी मंडियां लगाने से इनकार कर दिया अभी तक। तो पंजाब क्या करने जा रहा है? देखिए, अभी इसके ऊपर मुझे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अभी मैं पिंडी से वापस आऊँगा तो कोरोना वायरस की जो हमारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, तो उसमें ये वक्त के साथ साथ सारी पॉलिसीज डेवलप होंगी। और मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुई थी उसमें यही था कि अवॉइड किया जाए, क्योंकि पिछली ईद जी असी मनाई है ना, जो 64 चुपे ने ना असी सारे मिल के, मतलब है कि हमारी सियासी तौर पे भी, अदालती तौर पे भी हमने कुछ ऐसे फैसले किए कि जिसके अब आप रीजन से देख रहे हैं कि हम खमियाजा भुगत रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कुछ आवाम की तरफ से भी हुई, कुछ बाकी मामलात पे भी। तो अब की बार की जो ईद है मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से आवाम को भी, रियासत को भी, रियासती इदारों को भी, हुकूमत को भी, सबको जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का जो है ना कोई मैय्यज अडॉप्ट करने पड़ेंगे, वरना फिर एक दफा जो है ना हम ईद मनाते जाना फिर पता लगे जी कोरोना वायरस। चौहान साहब, क्या ऐसा होगा कि ईद पे जैसा कि अब वो लॉकडाउन शुरू हो जाएगा कुछ इलाकों का, कुछ का जुज़वी और कुछ का मुकम्मल, तो क्या ऐसा होगा कि ईद पर भी कुछ इलाके लॉकडाउन होंगे और कुछ खुले हुए?
देखें अभी तो देखें पिंडी के अंदर भी आज मेरा सारा हल्का जो है ना इस वक्त लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन हो चुका है PP 17, ठीक है ना जी। लाहौर के अंदर बहुत से इलाके हैं। ये जो हम टारगेटेड और स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरा सूबा बंद ना हो, गरीब लोगों का रोजगार ना तबाह हो, गाड़ीदार का रोजगार ना तबाह हो, ताजर जो पूरे की पूरी कम्युनिटी है सारों का तबाह ना हो। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के पेशेंट ज्यादा आएंगे और एटीट्यूड और रवैया जो है ना वहाँ के ताजरों का और आवाम का थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल होगा, तो उधर स्ट्रिक्ट किस्म का जनाब लॉकडाउन किया जाएगा और 10 से 15 दिन का रख के, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि मंडियों की भी अब वो पोजीशन नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी, कंट्रोल। चौहान साहब एक चीज़ ये बताइएगा कि ये एस्टिमेटेड टाइम पीरियड कितने अरसे का रखा है कि कुछ इलाके को लॉकडाउन रखा जाएगा, कुछ को खुला रखा जाएगा? एस्टिमेटेड तो होगा ना कि 3 माह, 4 माह, 5 माह ये सिलसिला चलेगा? नहीं, ये महल 15 दिन का या 20 दिन का एक लॉकडाउन जो है ना वो तो एक इलाके का ना, अगर एक इलाके को खोल दिया गया फिर किसी दूसरे इलाके को सील करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है फैलाव के ऊपर कि अगर तो फैलाव रुक जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके मुताबिक पॉलिसी होगी। अगर खुदा न खास्ता फैलाव बढ़ता है, मजीद जनाब आपके फिगर्स डेली के जनाब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मजीद जना सख्ती करना पड़ेगी। ये तो राना साहब, जवान साहब, एक तो हमने अपील की है 92 ने कि कल जुमे के रोज़ योम तौबा और योम दुआ मनाया जाए। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कोरोना से, ताकि निजात मिल सके? दूसरा, एक बड़ी मज़ेदार सी एप्लीकेशन भी और एक ऑडियो और आई है, लेकिन उसमें इल्ज़ाम ये लगा है कि एक SDO की ऑडियो है और एक महकमे के किसी आला अफसर की और एक हेड क्लर्क की, कि तमाम अरकान असम्बली हमसे तरक्याती कामों का हिस्सा लेते हैं, 7% लेते हैं बजट का, जो तरक्याती काम होते हैं। और ये एक लाहौर से जो ये ऑडियो है, वसीमुद्दीन है, कोई SDO उनकी आई है, कमिश्नर के हवाले से। कमिश्नर लाहौर भी लेते हैं, हालांकि हमें पता है ना कमिश्नर लाहौर, ना MP, ना MNA, ऐसा नहीं होता होगा। उस वाले से बिल्कुल हुकूमत की तरफ से खामोशी है, इस पर क्या कहेंगे? और एक योम तौबा की खामोशी वाली बात, एक तो योम तौबा के हवाले से कम अज़ कम मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आपके चैनल के जो मालिक हैं मियाँ रशीद साहब और मियाँ हनीफ साहब एक मजहबी बैकग्राउंड रखते हैं और मजहबी आदात व अतवार के हवाले से बड़े जाने माने और पहचाने जाते हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना 92 चैनल की इस इनिशिएटिव को जो है ना पसंद भी करेगी और उसका साथ भी देगी और सारे मिल के कल योम तौबा मनाएंगे जुमे वाले दिन। बाकी जो दूसरी बात की है, इस पर मैं क्या दूँ जो है ना इस पर क्या तबसरा करूँ, जना इस पर मैं समझता हूँ कि जो नीचे एहलकार होते हैं उनके अपने मामला कुछ इस किस्म के होते हैं कि वो अब क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन तेरा के मजदार किया, वो दूसरों के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाए। इस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ? सही। आने वाला वक्त बेहतर आएगा। हुकूमत के अपोजिशन के साथ जो रवाबित हैं वो कुछ मजबूत हो सकते हैं और कुछ चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। नाराज़ अराकीन को मनाया भी जा सकता है। उस हवाले से राब्ते काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इस हवाले से अपना वक्त दिया। फ़याज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चीन के तनाज़े की। इस वक्त की जो इतलात हैं, 43 लाशें चीन की जानिब से भारत को पेश कर दी गई हैं। ये 43 वो लाशें हैं जो लद्दाख और गोलान वैली के अंदर झड़प के दौरान भारत का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 68 भारतीय सिपाही ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं। वो पता नहीं गिरफ्तार हो गए या मारे गए, अभी तक लाशें नहीं मिल चुकी। इसके हवाले से भारत को अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब भारतीय और चीनी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इस मामले पर बातचीत भी हुई है। उधर नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया है, कौमी असम्बली से उसे पास भी करवाया और नक्शा जारी किया। उसमें जो भारतीय इलाके हैं जिस पे भारत ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने उसे अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है। इस इशू पर बात करने के लिए राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबश्शिर शेख साहब, पाकिस्तानी सफीर बराए यूक्रेन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब का इस खित्ते के उमूर पर गहरी नज़र है। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। नेपाल ने भी नया नक्शा जारी कर दिया है, भारत के ज़ेरे कब्जा जो इलाके हैं उन्हें अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है। उधर से चीन ने भी अभी टेलीफोनिक राब्ते में पता नहीं क्या बातचीत हुई है, मंजर आम पर तफसीलात तो आई नहीं है। ये शिद्दत कम हो रही है या मज़ीद इजाफा हो रहा है? देखिए, अभी तक तो मेरी आज की इतला के मुताबिक भारत ने अपनी एक बड़ी फोर्स जो हैं वो मज़ीद उस इलाके में भेजी हैं
और जब आप मज़ीद फोर्स भेजते हैं तो इसका मतलब है आपका मूड कुछ और है। और दूसरा ज़हन में रखिएगा, चाइना बिल्कुल चाइना चाहेगा कि तस्फिया हो जाए, लेकिन चाइना किसी सूरत में ये नहीं चाहेगा कि चाइना उस जगह जाके सुलह करे जिस जगह चाइना की पोजीशन नीचे आए। चाइना करेगा तो ऊपर जाके करेगा, और इसलिए कि चाइना का इंडिया भारत के अंदर इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है, लेकिन चाइना किसी सूरत में भी अपने दिफा से गाफिल नहीं होगा। ये एक बात ध्यान में रखें। देखिए, भारत इस वक्त बड़ा बुरी तरह फंस गया है इस सारे सिनेरियो में। एक तो भारत की तरफ से भारतीय मीडिया पे पहले दावा होता रहा 3, उसके बाद 20 हलाकतें, फिर 34 पे आए। आज हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको 45 वो ताबूत जो भारतीय फ़ौजियों के हैं, जिसमें भारतीय फ़ौजियों की लाशें हैं। ये वो ताबूत है जो चाइना के हाथों, चाइनीज़ फ़ौजियों के हाथों ये मरे। 68 वो लोग हैं जो वहाँ पे अभी तक लापता है, फ़ौजी इनके हैं। अच्छा, ये फ़ौजी तो मर गए, बाकी मामला भी हो गया। अब जो इस सारे सिनेरियो में आके दुनिया की सबसे बुरी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज फ्लॉप हुई वो भारत की हुई है। हुआ ये कि भारत के अंदर मुजाहरे शुरू करवा दिए कुछ लोगों ने, और ख़ुद नरेंद्र मोदी के अपने ही प्यारे जो पहले वहाँ पे मुसलमानों पर, फिर निचली ज़ात के हिंदुओं पर तशद्दुद करते थे, RSS के गुंडे, उन्होंने चाइना के खिलाफ ऐसा एहतजाज किया कि चाइनीज़ चीज़ें जलाना शुरू कर दी, चाइना के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब भारत के अंदर वो बड़े सरमायादार जिन्होंने मोदी के इलेक्शन पे अरबों रुपए खर्च किए थे, जो मोदी को अरबों रुपए की फंडिंग करते थे, उनकी खरबों रुपए की जो पैसे रकम थी वो चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, वो चाइनीज़ माल बेच रहे थे। अब हुआ क्या कि जैसे ये वहाँ पे फसादात शुरू हुए, भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़, चाइनीज़ के ख़िलाफ़, वहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ, वहाँ पे नारेबाजी शुरू हुई, चाइना का माल जिन दुकानों में था उनको जलाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन लोगों का खरबों रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया, जिनकी वजह से भारतीय मौशियत खरी थी वो सारी अब नीचे बैठना शुरू हो गई है। कोरोना की मार, उससे पहले की मार, और अब चाइना वाले इस मामले पे। इससे हुआ क्या है कि इतना बुरा नुकसान हो गया, और ख़ासकर भारत के वो भारतीय इन्वेस्टर जो नरेंद्र मोदी पर भारी रकम खर्च कर चुके थे, जो लाए ही उसे इसलिए थे, उनके इन्वेस्टर थे, अब उन्होंने भी वाज़े तौर पर आज के दिन में वहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि इस मुल्क का दुश्मन कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है, और चाइना के साथ लड़ाई के बाद भारत की मौशियत तबाह हो रही है। यानी इस वक्त अपोजिशन भी आपके खिलाफ है, अवाम भी आपके खिलाफ है। जनरल साहब, 43 लाशें, 68 फौजियों की गुमशुदगी, इन्वेस्टर्स का वहाँ से भाग जाना, अपोजिशन का प्रेशर, अवाम का दबाव भारत को किस नहज पर ले जाएगा? देखिए, भारत को मेरा ख्याल है कि अब पछताना चाहिए जो काम इन्होंने किया है। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने पहले कश्मीर में यही काम किया, चाइना के साथ यही काम किया, उनको अपना फेडरल एरिया डिक्लेयर कर दिया। अभी जो हजीमत इनको उठानी पड़ी है, आप अंदाजा लगाएं, 20 लाशें तो वो खुद मान रहे हैं, और उन लोगों के नाम भी उनके सामने आ गए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें मरे हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि चले गोली खाना तो एक फौजी की शान होती है, तो इनको तो उन्होंने डंडे मार मार के और पत्थर मार मार के और जूते मार मार के इनको मार दिया है। तो इससे ज्यादा एक फौजी यूनिट की हजीमत नहीं हो सकती कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को जो है डंडे मार मार के दूसरी फौज मार दे, और इससे ज्यादा मेरा ख्याल है इनकी बेइज्जती नहीं हो सकती। और अभी इनके पास आपने इनका रिएक्शन भी देखा है, इनको समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जवाब दें। अपोजिशन भी इनको बिल्कुल सही कह रही है कि इनके पास वेपन्स क्यों थे, और मुझे यकीन है कि इनके पास वेपन्स नहीं थे। देखें, ये जो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं ना कि इन्होंने साइन किया था 1996 में और 2005 में कि जी जहां वेपन इस्तेमाल, ऐसी तो बात कभी नहीं होती। देखें, जब आपकी जान का खतरा हो तो आम आदमी को भी सेल्फ डिफेंस में वेपन इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। ये जाए कि फौजी अगर उनको मार रहे थे, उनका सीओ मार गया, उनके इतने लोग मार गए, आप 43 बता रहे हैं, तो क्या वो फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर उनके पास हो? तो इसका मतलब है कि इनके पास फायर आर्म्स नहीं थे, इन्होंने इनको हथियार नहीं दिए थे। और अपोजिशन बिल्कुल ठीक कह रही है कि इन्होंने इनको एक चारे के तौर पे चाइनीज के सामने डाल दिया और उन्होंने मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया। जनरल साहब, भारतीय तज्जियाकारों की राय भी मुनकसिम है। बहुत से तज्जियाकार ये राय रखते हैं कि हमें अमेरिकन ब्लॉक होने की वजह से चीन के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है जी। वैसे भी ये तो बात है कि इन्होंने हमला करने की कोशिश की है, इन्होंने पहले उनके इलाके पे कब्जे करने, इनको ये आदत पड़ गई है। देखिए, फौजियों की हलाकत पर अवाम की जानिब से भी काफी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है भारतीय हुकूमत को। तो अवाम को राम करने के लिए क्या ये किसी और महाज पे छेड़खानी करेगी भारतीय हुकूमत या भारतीय फौज, या फिर जो गुज़श्ता दिनों वज़राए खारजा के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उससे कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे? मामलात मेरे ख्याल में अल्टीमेटली बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये जो इनके लिए अभी जो इंडिया को हकीकतन जो मैं समझता हूँ हमारे लिए ये एक बड़ी नेमत है और कश्मीरियों के लिए बड़ी नेमत है। ये एक हमें ठंडी हवा का झोंका आया है। अभी इंडिया को पता चल गया कि उनके लिए ये 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट सिनेरियो बन जाएगा। जो कश्मीरी 80 लाख इन्होंने घेरे हुए हैं, वो भी आपको पता है कि जब वो भी उधर से निकलेंगे तो वो इनका हजम कर देंगे। और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ तो इसका मुतामिल इंडिया नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल उनकी जो छेड़छाड़ पाकिस्तान से है वो भी कम हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की छेड़खानी जो है ये भारतीय मईशत के लिए किस हद तक नुकसानदेह है? आप बखूबी जानते हैं कि जब सरहदों की कैफियत जो है वो इसराब का शिकार हो, वहां पे शिद्दत आने लगे तो जो इन्वेस्टर होते हैं गैर मुल्की वो भागना शुरू कर जाते हैं। अब एक तो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, दूसरा भारत ने जो चाइना ने जो सरमायाकारी कर रखी है भारत में, तो ये तकरीबन 3000 खरब का नुकसान होने का अंदेशा है अगर 4 से 5 दिन मजीद कशीदगी ऐसी ही चलती है। तो क्या भारत इसका मुतहम्मिल है? मैं 4 से 5 दिन तो नहीं कहूंगा। अगर ये कोई परमानेंट नेचर की हो जाती है या अगर ये फुल फ्लैश्ड वॉर में चेंज हो जाती है फिर तो इतना नुकसान होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नुकसान भारत नहीं होने देगा, वो घुटने टेकेगा और वो हर सूरत वो जो है अपना नुकसान बचाने की कोशिश करेगा और चाइना को राजी करने की कोशिश करेगा। पहले ही आपको पता है इन्होंने रूस को रिक्वेस्ट की है और रूस दोनों से राब्ते में भी है और वो इनके दरमियान निगोशिएशंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला हल तो हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मौका है और बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया को ये एहसास हुआ है कि ये वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो ये निबलिंग की पॉलिसी करते हुए अपने इर्द गिर्द के ममालिक के इलाके खाना शुरू कर दे। उसको अब अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और मुझे यकीन है कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। देखिए जनरल साहब, एक तरफ चाइना खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, कश्मीर है, पाकिस्तान खुद है, अब तो भूटान और नेपाल जो हैं उनकी भी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है और वहाँ पर पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेपाल का तो आपको पता है कि आज उनके अपर हाउस ने भी उसकी तस्दीक कर दी है जो उन्होंने नक्शे की मंजूरी अपना पास की है। उस नक्शे में 3 इलाके जो हैं वो इंडिया के शामिल हैं जो अभी तक प्रैक्टिकली इंडिया में है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लिपू लेक और काला पानी और ये लिपू या धुरा का इलाका ये उन्होंने ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपना नया नक्शा इशू कर दिया है। तो इस पे भी बड़े सीख पाए ये नेपाल को तो अपना एक और प्रोविंस समझते थे, लेकिन वहां भी चूंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस भी है और ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर का इसमें हाथ है कि उसने ये काम करवाया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेपाल भी अपने पांव पे खड़ा हो रहा है और ये इर्द गिर्द के सारे ममालिक को इससे शय मिलेगी और उनको जो है वो इसको इंडिया को फेस करेंगे। जनरल साहब, चूँकि नेपाल तो राह का एक बहुत बड़ा अड्डा भी है और राह वहाँ से बैठ के बहुत सी कार्रवाइयाँ भी करती है, इन तमाम मामलों के बाद क्या राह के अड्डे वहाँ से ख़त्म होंगे? डेफिनेटली होंगे। देखें ये तो तल्लुकात बड़े करीबी तल्लुकात हो तो इस तरह अड्डे रखे जा सकते हैं जब नेपाल की हुकूमत इनके खिलाफ। और एक इसमें और मजे की बात है कि नेपाल की असेंबली ने ये यूनानिमस डिसीजन दिया है। जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं उन्होंने वो भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने नए नक्शे के हक में वोट दिया है। तो मेरा ख्याल है कि नेपाल में अब इनके लिए हालात बदल रहे हैं। लेकिन जनरल साहब, आप नहीं समझते कि चाइना और नेपाल को अलग अलग बुनियादों पर जज करना चाहिए? चाइना की एक अपनी स्ट्रेंथ है, नेपाल एक छोटा मुल्क है उसके हिसाब से, क्योंकि नेपाल ने तो खुद इनसे मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त की थी जो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। यही सूरत हाल भारत ने चाइना के साथ की, चाइना की तरफ से जवाब हो गया। तो दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना, हमें तो अलग अलग देखना चाहिए। देखिए नेपाल और चाइना का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि छोटे छोटे ममालिक भी जिनको ये पहले निबलिंग स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा करके उनको खाना चाह रहे थे, तो अब वो मुल्क भी इनके सामने खड़े होना शुरू हो गए हैं। लेकिन देखें जब यूनिटी होती है तो उसमें एक स्ट्रेंथ आती है। छोटे मुल्क के साथ भी जब एक बड़ा मुल्क शामिल हो जाता है तो उस छोटे मुल्क की भी एक स्ट्रेंथ बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए मुश्किल हालात हैं। इन हालात में उनके लिए एक फुल फ्लैज्ड जंग करना पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या इवन नेपाल के साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि खतरा रहता है कि दूसरी तरफ से भी ना अटैक हो जाए।
तो जनरल साहब, इस वक्त अमेरिका के किरदार को किस नज़र से देख रहे हैं? अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटजी कुछ अरसे में तब्दील की है, वो पीछे से शह देता है और गायब हो जाता है। इसी तरह क्या भारत की पीठ भी थपथपाई होगी चाइना के साथ ये पंगा लेने में, या फिर ये भारत का आपसी मामला है? अब मेरा ख्याल है भारत का अपना मामला तो नहीं है, भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका भी एक अनरिलायबल पार्टनर है। हम तो खुद इनके पार्टनर रह चुके हैं, इनके साथ बड़ा अरसा पाकिस्तान ने काम किया है, और कभी भी ये मौके पे जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ये कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, और जब इनको आपकी जरूरत होगी तो ये आपको साथ ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितना बेहतर सूनर दी बेटर, अगर हम इसको समझ जाए इंडिया कि वो चाइना के खिलाफ इनकी वो मदद नहीं कर सकेगा जो ये समझते हैं, जो ये तवक्को रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको अगर समझ आ जाए तो बेहतर है। इनको अपनी जंग आखिरकार खुद ही लड़नी पड़ती है। यानी भारत को अब अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि भारत को ये समझ आ जानी चाहिए कि अब उसकी मुखालिफत सब बाहर से नहीं बल्कि अब अपनी हुदूद के अंदर से भी हो रही है। अब अवाम भी आवाज़ उठा रहे हैं, अवाम आवाज़ उठाते हैं कि हमारे इतनी फ़ौजियों की हलाकत किस वजह से हुई, इसकी स्ट्रेटजी किसने तरतीब दी थी, ये हिकमत अमली किसकी थी कि चीन के साथ सरहद पर जाकर इस तरह की छेड़खानी की जाए। ये अवाम अब पूछ रही है। अब आपको अवाम को भी जवाब देना है, आपको चाइना को भी जवाब देना है, आपको आलमी दूसरे दीगर ममालिक को भी जवाब देना है जिनके साथ आपके सियासी रवाबित हैं या आपके मुआशी रवाबित हैं। जवाब तो हर किसी को देना होगा, तो इसलिए जवाब देने से पहले रवैया तब्दील करना ज़रूरी है। आने वाले दिन हम उम्मीद करते हैं कि खत्ते में अमन का पैगाम लेकर आएँ। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस कोरोना ज़दा माहौल में जब मईशत हिचकोले खा रही है, हमें हर तरफ रिलीफ देना पड़ रहा है, तो हुकूमत के दो फैसले ऐसे हैं जिसमें मार्केट के अंदर काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है और मार्केट उससे काफ़ी मुतासर हुई है। एक फ़ैसला तो ये है कि नेशनल सर्टिफिकेट, जो सेविंग के सर्टिफिकेट्स हैं, उसके मुनाफे में कमी कर दी गई और ये 7% कमी की गई। रवां साल के अंदर ये तीसरी बार कमी की गई है। अब उससे हुआ क्या? उससे सरमायाकारी में कमी वाक़ई हो गई, क्योंकि जब मुनाफा कम हो रहा है सरमायाकार भी उससे भागना शुरू हो गए। कम से कम 10% कमी होने के इम्कानात हैं सरमायाकारी की तरगीब में। दूसरा फैसला जो है वो FBR की वार्निंग है। जो MNST स्कीम थे उसके वाजबात 30 जून तक अदायगी करने की आखिरी तारीख है। हुकूमत ने बहुत सी तारीखें बढ़ाती, तावील देती रही हुकूमत, लेकिन MNST स्कीम के अंदर जो हुकूमत का हदफ था वो शायद हुकूमत हासिल करने में नाकाम रही। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद इकराम होती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। होती साहब, जब ये बात लाजिम है कि जब मुनाफा कम होगा तो सरमायाकारी भी कम आएगी, सरमायाकार भागेंगे, 10% सरमायाकारी कम होने के इम्कानात भी हैं, तो जब ये बात लाजिम थी तो फिर ये मुनाफा कम करने की तरगीब दी किसने और किस बुनियाद पर दी? देखें, दो तरीके होते हैं ऐसी सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान को दरपेश है, सारी दुनिया को दरपेश है, कि एक तरफ पैसे लोगों को दिए जाएं जिसको कि फंड कहते हैं, जो सिक्योर करता है लोगों को ताकि उनके कारोबार सिक्योर हो जाएं। दूसरी तरफ जो पैसे लोगों की तरफ ड्यू हैं वो लिए ना जाएं, और इसमें यह शामिल है कि अगर कुछ लोगों ने बॉन्ड्स ले रखे हैं और वो किराया देने के लिए ले रखे हैं, रोटी खाने के लिए ले रखे हैं, बीमारी के लिए ले रखे हैं कि उन पे जो मुनाफा आता है उससे हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, और उनका कोई वसीला नहीं होता। 70% बॉन्ड वाले और ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी मुसीबत के वक्त के लिए ये पैसे रखे होते हैं और इस पर कुछ ना कुछ मुनाफा लेकर वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी बीमारी गुजारते हैं, अपने बाल बच्चों की शादी करवाते हैं, मकान का किराया देते हैं। इन लोगों को 7% इनके प्रॉफिट्स पे कट लगा दिया गया, क्योंकि मैंने वज़ीर ख़जाना से बात की, मशीर ख़जाना हफीज़ शेख से, कि ये क्या किया आपने। ये इसी पिछले हफ्ते में मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जब स्टेट बैंक का जो रेट है, पॉलिसी रेट, वो कम हो गया सारे बैंकों के लिए, तो बैंक जो हैं नेशनल सेविंग्स को उतना मुनाफा नहीं दे सकते, लिहाजा लोगों पर कट लग गया। तो मैंने कहा भाई, एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के जिनके पास कोई जायदाद नहीं है, जिनके पास कोई और सहारा नहीं है इन सर्टिफिकेट्स के अलावा, उनसे रिलीफ छीन रहे हैं। ये तो रिलीफ भी नहीं था, आपने ये प्रॉफिट पे कट लगा के लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम सोचेंगे। दूसरी चीज़ जो कि डैमेजिंग है इस सूरत हाल में, हुकूमत को नहीं चाहिए था कि जो एमनेस्टी की स्कीम है, जो जिसकी अदायगी की आखिरी तारीख जो है 30 जून, आने वाली 30 जून है,
उस पे उनसे जुर्माने और उनसे दीगर चीज़ें वसूल करते। एक वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। पहले तो ये बताइएगा एमनेस्टी स्कीम में हुकूमत का जो हदफ था हुकूमत को वो कितना हासिल हुआ, पहला तो ये। दूसरा ये कि अब तक कितने फीसद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बकाया जात अभी तक जमा नहीं करवाए एमनेस्टी स्कीम में? वो हैं पेमेंट के। पेमेंट में जो लोगों ने कम रखी है वो बताई जाती है कि वो तकरीबन 15 से लेकर 20% जो पेमेंट है वो लोग कम की है, और उस पर उन्होंने कहा है कि पेनल्टी लगा देंगे अगर आप लोगों ने ये पैसे 30 जून तक नहीं दिए। अब जो कोरोना का सिलसिला आया है और जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं। ये सब कारोबारी लोग हैं, तकरीबन 90% ये लोग कारोबारी हैं जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम ले रखी है, और उन 90 में से 50% तकरीबन हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पैसे पूरे नहीं अदा किए। उनको वार्निंग दे दी है और कहा है कि 80% जो आपको पल पर वाजिबुल अदा है वो पेनल्टी होगी, और जो आपने दे रखे हैं पैसे वो जब्त हो जाएंगे। अगर आपने किसी ने 1 करोड़ रुपए दे रखा है और उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे रखा इस दौर में, तो जो 1 करोड़ रुपए वो, जी बिल्कुल, अगर 1 करोड़ रुपए एक आदमी ने दे रखा है और उसने 12 लाख या 3 लाख या 5 लाख रुपए अभी देने हैं, और वो अगर डिले हो जाता है, वो वक्त पे पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कारोबार डाउन है, पेमेंट्स लोगों के पास तैयार तो नहीं पड़ी हुई। बीच में इन्होंने ये धमाका कर दिया कि भाई ये वार्निंग नोटिस जारी कर दिया कि आप पैसे 30 जून तक दाखिल कराएं। अब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गए हैं कि भाई हमारे 1-1 करोड़ रुपए कहीं डूब जाएंगे। इस टाइम पे किसी कारोबारी को बैंक से कर्जा लेना है तो वो बड़ा मुश्किल है, जो लोग उनके दोस्त या कोई अजीज़ हैं उनसे कर्जा लेना है तो कारोबार डाउन है, कोई कर्जा नहीं देगा। तो ये पैसे देने के लिए वो इतने पैनिक में आ चुके हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं FBR को, वज़रा को, इवन वज़ीर आज़म तक ये शिकायत जा रही है कि ये जो है ना, इस सूरत हाल में आप मज़ीद इस पे हमें ताख़ीरी वो दे दें सहूलत, क्योंकि 30 जून तक ये नहीं हो सकता। कल इन्होंने नोटिस जारी किया है, कल 17 तारीख थी, आज 18 तारीख है, 13 दिन के अंदर अंदर वो कहां से पैसे साहब आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी का सोच रही है? क्योंकि ये तो जल्दबाजी में किया गया फैसला लगता है कि जब आपको पता है कि मार्केट तो सारी बंद पड़ी है, मईशत आपकी डूबी है, स्टॉक एक्सचेंज भी आपका डूबा पड़ा है, तो लोग बकाया जात कहां से अदा करेंगे? तो ये तो इस तरह लगता है कि जैसे जल्दबाजी में फैसला कर लिया गया, बजट को सहारा देने के लिए ये फिर से वापस लेना पड़ेगा और फिर से नई मुश्किलात होंगी। जी, नोटिस में इतनी बुराई नहीं है, आप नोटिस दें लेकिन टाइम पे दें। ईद से पहले अगर ये नोटिस होता तो लोग ईद का खर्चा बचाकर मुख्तलिफ जगह से कोई अरेंज करके वो लोग ये पैसे जमा कर लेते और 30 जून से पहले अदा कर देते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये जो नोटिस दिया है इसमें पेनल्टी इतनी भारी लगा दी है कि अगर आपने पेमेंट पूरी ना की, मसलन अगर किसी ने 4 लाख देने हैं, वो 3.5 लाख अरेंज कर सका है, 2 लाख अरेंज कर सका है, तो उस 2 लाख की वजह से उसका अगर 1 करोड़ रुपए अदा किया हुआ है तो वो डूब जाएगा, या फिर उसके 80% अगर डिले हो गया तो उस 1 करोड़ के 80% यानी 80 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये पैनिक नहीं है, ये इन्होंने हरकत की है एक ऐसी जो कि हमेशा ही डिले के आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हैं डिले से, कि ये लोग डिले करके ही सारा कुछ करते हैं, बर वक्त इकदाम नहीं उठाते। अगर इन्होंने 30 जून रखनी थी तो ये पहले से बताते कि 30 जून आ रहा है। यानी एक सवालिया निशान है कि एक जानिब आप किसी तबके को रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरी जानिब किसी तबके पर आप धमकी आमेज नोटिस भेज रहे हैं। ये एक धमकी ही है, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म के अंदर इतने वाजबात अदा करना किसी के बस की बात है नहीं। तो इसलिए हुकूमत को ये चाहिए कि रिलीफ है तो सब तबकों के लिए होना चाहिए। ये लोग हैं जिन्होंने हुकूमत का खजाना भरने के लिए इकदाम किए। बेशक हुकूमत ने एक स्कीम लेके आए, लेकिन हुकूमत ने अपना खजाना भरने के लिए ही वो स्कीम मुतारिफ करवाई थी। दूसरी जानिब अगर कुछ लोगों के पास सेविंग सर्टिफिकेट हैं तो वो भी मुश्किल वक्त में अपने आप को सहारा देने के लिए मौजूद हैं। जब वहां का प्रॉफिट कम कर देंगे तो वो लोग कहां जाएंगे? हुकूमत क्या ये जल्दबाजी में फैसले करती है या फिर ऐसे फैसले करने के बाद उस पर नजरसानी करके हजीमत का सामना उठाना पड़ता है? तो ये फैसले देरपा होने चाहिए, उस पर सोच विचार होनी चाहिए ताकि वो मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो। नाज़रीन, दीगर विषय से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के बेशतर इलाके सील कर दिए गए हैं। टारगेटेड लॉकडाउन किया गया है और कहीं पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है कि ताकि इसका फैलाव कुछ रोका जा सके। बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया और उन इलाकों के लिए खुसूसी SOPs जारी किए गए। लेकिन इत्तलात ये हैं कि उन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वहाँ पर जो तैनात हैं पुलिस अफसरान, वो पैसे लेकर लोगों को आने जाने दे रहे हैं। राना अजीम साहब, जब एक चीज़ तय हो गई कि इसका फैलाव इस तरीके से रोका जा सकता है, वहां के लिए SOPs मुख्तस हो गए, तो फिर वहां पर तैनात पुलिस अफसरान जो पिछले 3 माह के अंदर अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे थे, जो इस पूरे वायरस के अंदर फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे, अब क्या नौबत आन पड़ी कि पैसे लेकर लोगों को आने जाने दिया जाए ताकि हुकूमत को किसी भी जगह पर कामयाब ना होने दिया जाए? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है यासिर के एक तरफ पुलिस के बहुत से अफराद, बहुत से अहलकार, बहुत से अफसरान शहीद हो गए इस कोरोना की जंग में, और ख़ुद IG पंजाब फ्रंट पे लड़ रहे हैं, CCP लाहौर फ्रंट पे ला रहे हैं, DIG अब नए आए हैं, ये पहले भी बहुत रहे हैं, वो फ्रंट पे ला रहे हैं। इवन सेल सुखेरा साहब जो DIG हैं वो कोरोना का शिकार होकर ठीक होकर वापस आ गए। मलिक लियाकत वापस आ गए। मौजूदा DIG कोरोना का शिकार होकर वापस आ गए। इन्होंने कोरोना की जंग लड़ी है, लड़ रहे हैं, हर महाज पे जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि नीचे अमले ने कोरोना की इस जंग को माल बनाओ जंग बना लिया। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पंजाब के अंदर, मैं पंजाब की आपको बात करता हूँ कि पंजाब के अंदर IG मेहनत कर रहा है बेइंतहा, नीचे अमला मेहनत कर रहा है, लेकिन नीचे जो होता है ना, जो थाना का अमला, और यहाँ पे वो सिर्फ कोरोना को कमाई का जरिया बना रहे हैं। लाहौर के अंदर बेशतर इलाकों में मैंने देखा है कि हुआ क्या कि सिपाही खड़े हैं, लेकिन उस SOP के मुताबिक वहाँ कोई आ जा नहीं सकता। इलाके के लोग, वहाँ पे रहने वाले अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या कोई सरकारी मुलाजम है वो जा सकता है, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे जनाब, पैसे दें, गली में आए जाएं, जो मर्ज़ी करें। कोरोना की जो रुकाव था, रोकना था, कोरोना को रोकना चाहिए, वो कोरोना को रोक नहीं रहे, बल्कि वो पैसे लेकर कोरोना को फैला रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि मैं सिटी डिवीज़न में आप चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा आपको सिटी डिवीज़न में नज़र आएगा। अभी आप सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ यहाँ पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नाम लिया जौहर टाउन का, आए आप जौहर टाउन में दिखाता हूँ। उन्होंने नाम लिया शादबाग का, मैं शादबाग में दिखाता हूँ। उन्होंने नाम लिया जनाब जिन इलाकों का, खास कर उन्होंने नाम लिया शादरा, दरोगे वाला, इन साइडों पर इतना हो रहा है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब हर जगह पर DIG ने तो नहीं जाना, हर जगह पर CCPO ने तो नहीं जाना, हर जगह पर SP ने तो नहीं जाना। ये मुतलका थाने का सच होता है जिसको काम होता है कंट्रोल करना। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि पुलिस की कुर्बानियाँ, पुलिस की मेहनत, निचला वाला जो अमला है वो बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। और पैसे, मैं कोरोना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगता है कि जो नीचे वाला अमला है उसको है। SOP के मुताबिक दुकानें बंद नहीं हो रही, SOP के मुताबिक कोई शख्स जो मास्क नहीं पहन रहा, मुझे बता दें, चले हम यहाँ पे आज मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, यहाँ से 4 दिन तो होगी ना, आज 4 दिन उन्होंने कहा जी हम बड़ा सख्ती करेंगे। मुझे लाहौर शहर के अंदर 10 ऐसे अफराद बता दें, 10 अफराद मैं कह रहा हूँ, जिनको आपने मास्क ना पहनने पर पकड़ा हो। आज मुझे लाहौर शहर का कोई एक बाजार दिखा दे कि जहां पर तमाम लोग SOP पर अमल कर रहे हैं। ये बतौर पाकिस्तानी हमारा रवैया है और किस कदर अफसोसनाक रवैया है। सोचिए, आप एक डॉक्टर बनकर सोचिए कि आप किसी अस्पताल में किसी मरीज का इलाज, 3 माह गुजर चुके हैं, आप किट पहन के इलाज करते हैं, अपने आप को भी बचाने की कोशिश करते हैं, और आपके आसपास इतराफ में मरीज ही मरीज हैं, वो मरीज जिसकी बीमारी पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। 3 माह बाद आप उस डॉक्टर से अवाम का रवैया पूछें तो वो गालियां ही बोलेगा, आपको कोई नेक ख्वाहिशात के हवाले से कोई पैगाम नहीं देगा। सोचिए, खुद को उस डॉक्टर की जगह पर रखकर सोचिए कि आपका रवैया क्या है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।